हेलो फ्रेंड्स, हम 6 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ है सेंट्रल विस्टा गैस सुप्रीम कोर्ट ऑल क्लियर 2:1 वर्डिक्ट सेज नो इन्फॉर्मिटी। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है और उन्होंने क्या बोला है, रिजेक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स ऑफ पिटिशनर्स हु enthusiastically called upon us to venture into territories that are way beyond the contemplated powers of a constitutional court। तो उनका बेसिकली ये कहना है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनना है या नहीं बनना है, ये एक पॉलिसी मैटर है, ठीक है। तो उस पर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जो उसकी पावर्स है, ये उसकी टेरिटरी से बाहर आता है। तो द सुप्रीम कोर्ट ट्यूसडे gave its go-ahead to the government central Vista redevelopment plan upholding modifications in land use for the project and environmental clearance recommendations। तो उन्होंने बोला जो भी प्रोजेक्ट को लैंड यूज़ के लिए मॉडिफिकेशंस जो भी चीज़ें हैं सब उसने अपहोल्ड की हैं। द प्रोजेक्ट इन द हार्ट ऑफ न्यू दिल्ली, आपको पता है न्यू दिल्ली में ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनेगी, नया ऑफिस बनेगा फॉर द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट। अब इसके अलावा यहाँ पर एक डिसेंटिंग जजमेंट था, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले हम नेक्स्ट पेज पे इस न्यूज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दे अपहिल द एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिकमेंडेशन फॉर द प्रोजेक्ट बाय द एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। तो पहली बात तो ये उन्होंने अपील किया जो भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिली है। उसके बाद उन्होंने बोला, इफ़ वी कंसिडर एंड एग्जामिन द मेरिट ऑफ द प्लीज वी वुड बी डायरेक्टली इनक्रोचिंग द ज्यूरिसडिक्शन एंड एक्सीडिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो अगर हम इस पर एग्जामिन करेंगे इसकी मेरिट्स ऑफ द प्लीज, तो उसकी वजह से क्या होगा, हम अपने जुडिशियल रिव्यू की पावर को एक्सीड कर रहे होंगे, मतलब वो जुडिशियल ओवररीच करने पर आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया है एक जज के द्वारा, वी आर कंपेल्ड टू वंडर इफ वी आर इन द एब्सेंस ऑफ अ लीगल मैंडेट कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट टू डिजिस्ट फ्रॉम स्पेंडिंग मनी ऑन वन प्रोजेक्ट एंड इंस्टेड यूज इट फॉर समथिंग एल्स। मतलब उनके पास लीगल मैंडेट नहीं है, तो क्या वो गवर्नमेंट को डिक्टेट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर पैसे खर्च करने और यहाँ पर नहीं करने हैं। और इफ़ वी कैन आस्क द गवर्नमेंट टू रन द ऑफिस ओनली फ्रॉम एरियाज डिसाइडेड बाय दिस कोर्ट, या फिर हम कोर्ट को बोले हमने जो एरिया डिसाइड किया आप उस पर ही अपने सारे काम करो, ठीक है, अपने ऑफिस वहाँ से रन करो। और इफ़ वी कैन क्वेश्चन द विजडम ऑफ द गवर्नमेंट इन फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, या फिर हम गवर्नमेंट की बुद्धि पर सवाल कर सकते हैं कि वो सही डेवलपमेंट कर रही है नहीं कर रही। तो कोर्ट के पास इसका कोई भी लीगल मैंडेट नहीं है, तो ऐसा नहीं कर सकती। We are equally compelled to wonder if we can jump to put a full stop on the execution of policy matters in the first instance without a demonstration of irreparable loss or urgent necessity। तो बेसिकली कोर्ट का ये कहना है कि हम कोई भी पॉलिसी मैटर्स के एग्जीक्यूशन पे ऐसा रोक नहीं लगा सकते अगर हमें उस फर्स्ट इंस्टांस में, मतलब देखते ही ऐसा हमें नहीं लग रहा है कि इससे कुछ लॉस हो रहा है, ऐसा लॉस जो भरपाई ना की जा सके। और वी कैन गाइड द गवर्नमेंट ऑन मॉरल और एथिकल मैटर्स विदाउट एनी लीगल बेसिस, कि हम गवर्नमेंट को मॉरल और एथिकल मैटर्स के बेसिस पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते गाइड, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला कि हम इन एरिया में वेंचर नहीं कर सकते, इसलिए हम इस प्ली को भी एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। वी नीड टू से दिस बिकॉज इन द रीसेंट पास्ट द रूट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट सोशल लिटिगेशन इज बीइंग इंक्रीजिंगली इन्वोक्ड टू कॉल अपॉन द कोर्ट टू एग्जामिन प्योर कंसर्न्स ऑफ पॉलिसी एंड सॉर्ट्स ऑफ जनरलाइज्ड ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द सिस्टम। तो बेसिकली ये बोला गया कोर्ट के द्वारा कि पिछले कुछ सालों से जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और बेसिकली कोर्ट को बोला जाता है कि आप एग्जामिन करो ये जो पॉलिसी डिसीजंस है कि ये सही है कि नहीं है, लेकिन ये पूरा गवर्नमेंट का डोमेन है वो पॉलिसी डिसीजंस, ऐसा कोर्ट का कहना है, ठीक है। The constitutionally envisaged system of checks and balances has been completely misconstrued and misapplied in this case। तो बेसिकली जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, चेक्स एंड बैलेंसेस है, जो एक दूसरे पे रखता है, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पे रखता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे रखता है, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर ही खत्म हो जाएगा और चेक्स और बैलेंसेस भी खत्म हो जाएगा अगर एक अथॉरिटी दूसरे की अथॉरिटी में घुसेगी, ठीक है। द पॉलिटिकल इश्यूज इंक्लूडिंग रिगार्डिंग डेवलपमेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे मस्ट बी डिबेटेड इन पार्लियामेंट। तो ऑथर ने बोला ये जो वो बेसिकली कोर्ट ने बोला ये जो इश्यूज है ये पार्लियामेंट में डिबेट हो सकते हैं कि बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, और पार्लियामेंट इसके लिए अकाउंटेबल है, कोर्ट इसके लिए अकाउंटेबल नहीं है। तो जो भी कोर्ट का रोल है वो बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है, इन सारे केसेस में, और क्योंकि पॉलिसी मैटर्स है। बाकी जो डिसेंडिंग जजमेंट था उसमें बेसिकली ये बोला गया है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप अवेल कराएं पब्लिक को। द सिटीजन क्लियरली हैड द राइट टू नो इंटेलिजिबल डिटेल्स एक्सप्लेनिंग द प्रपोजल टू पार्टिसिपेट एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स, गिव सजेशंस एंड सबमिट ऑब्जेक्शन, ठीक है। तो सिटीजन के पास इतना राइट होना चाहिए कि वो अपना सब कुछ, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, कुछ भी पॉलिसी डिसीजंस है, क्योंकि एक बार पॉलिसी डिसीजन हो जाता है वो लार्जली इरिवर्सिबल होता है। एक बार ऐसे तो नहीं आपने बिल्डिंग बना दी फिर आप उसको डिमोलिश कर रहे हो, नो, इट कांट बी अंडन और करेक्टेड फॉर फ्यूचर बाई रिपील, अमेंडमेंट और मॉडिफिकेशन। तो उन्होंने बेसिकली जस्टिस एच.आर. खन्ना का ये कहना है कि इसमें फार मोर परमानेंट कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इसलिए पब्लिक के लिए डिटेल्स अवेलेबल होनी चाहिए।
अब हम ये जो यूएस एम्बेसडर है वापस जा रहे हैं, तो इन्होंने इंडिया और यूएस के बीच में कुछ रिफ्ट पॉइंट्स बताए हैं। तो पहला उन्होंने बोला है कि पहला ये जो दिल्ली है वो रशिया का US-400 वो S-400 ले रहा है, ठीक है। तो पहली बात इस बात से दिक्कत होने कि हम रशिया का क्यों ले रहे हैं। उसके अलावा जो इंडिया ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर कैंपेन्स के नाम पर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शनिज्म कर लिया है और अमेरिका ये सबके गुड्स पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है, तो उससे एक फ्रिक्शन का पॉइंट है, ठीक है। तो ग्रोइंग restrictions by India on market access for certain US goods and services, increasing tariffs, new limitations on the free flow of data, तो उन्हें लगता है कि ये ठीक बात नहीं। और उनका एक और भी फ्रिक्शन पॉइंट है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट होता है फॉर द इन्वेस्टर्स, मतलब कभी भी पॉलिसी चेंज हो जाती है रिलेटेड टू द FDI FII रिलेटेड टू द FDI FPI, तो ये थोड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो पहला वही S-400 वाली बात, दूसरा प्रोटेक्शनिज्म को रिलेटेड, और तीसरा जो अनप्रेडिक्टेबल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि ये यूके के प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने रिपब्लिक डे विजिट में आने से अभी मना कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर जो कोरोना वायरस में म्यूटेंट है उसकी वजह से नेशनल लॉकडाउन लगाना पड़ गया है। और ऑल्टरनेटिव चीफ गेस्ट कौन हो सकता है उसके बारे में अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जब पता चलेगा तो हम पढ़ लेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है न्यूज़, ये बेसिकली उसी जजमेंट को वापस से लिखा गया, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, हमने फर्स्ट पेज में ही पढ़ लिया था कि क्या क्या बोला गया है। अब एक एग्ज़ाम कराया जा रहा है, नेशनल काउ साइंस एग्ज़ाम। तो एग्जामिनेशन कामधेनु गौ विज्ञान प्रसार परीक्षा विल बी हेल्ड ऑन February 25। तो बेसिकली वॉलंटरी एग्जामिनेशन है काउ साइंस में नेक्स्ट मंथ पे। तो इसको कौन कर रहा है चेयर, तो RKA चेयर कर रहा है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। तो ये कैसी बॉडी है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी, मतलब ना ही ये स्टैट्यूटरी है ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। The exam will be conducted by RKA, an agency established for protection of cows under the Department of Animal Husbandry and Dairying। और ये किसके अंदर आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे दो आर्टिकल हैं, पहला इन फार्म डिबेट मिसिंग R&D और दूसरा लेटर एंड स्प्रेड। तो पहले हम ये आर्टिकल पढ़ लेते हैं। इसमें बेसिकली ऑथर ने ये बताया है, ठीक है बाकी सारे इश्यूज़ तो अलग बात है, लोन वेवर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, MSP देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, पर ऑथर ने बोला जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू वो ये है कि जो R&D है एग्रीकल्चर में, जो R&D है उस पर बहुत कम पैसे खर्च होते हैं, उसमें बहुत कम पैसे खर्च होते हैं। वेरी लिटिल अटेंशन इज बीइंग गिवन टू रिड्यूसिंग द नेचुरल रिसोर्स इनपुट। इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता कि इनपुट कैसे कम किया जाए और आउटपुट कैसे बढ़ाया जाए। अगर इनपुट कम दिया जाएगा और आउटपुट में पैसे और आउटपुट ज़्यादा मिलेगा तो अपने आप ही गवर्नमेंट की, अपने आप ही फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है। तो रिम्यूनरेटिव इनकम या फार्मर की इनकम डबल करने के लिए जो सपना है बेसिकली वो तभी पूरा हो सकता है जब इनपुट कॉस्ट कम हो और आउटपुट हमें ज़्यादा मिले। तो वेरी लिटिल अटेंशन इज बीइंग गिवन टू रिड्यूसिंग द नेचुरल रिसोर्स इनपुट्स, मोस्ट क्रिटिकल बीइंग वाटर एंड एग्रीकल्चरल R&D। इंडिया एंड मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विद entrenched पॉवर्टी रिक्वायर लो इनपुट हाई आउटपुट एग्रीकल्चर। तो बेसिकली इंडिया को ऐसी ज़रूरत है कि उसको लो इनपुट की ज़रूरत पड़े और हाई आउटपुट एग्रीकल्चर उसका होना चाहिए। लो इनपुट दोनों टर्म्स के सेंस में नेचुरल रिसोर्सेज भी और मॉनिटरी इनपुट्स भी, दोनों की कम ज़रूरत, मतलब वाटर की भी कम ही ज़रूरत पड़े। दिस कांट बी अचीव विदाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर ऑथर ने कुछ डेटा दिया है, तो इस डेटा से ये पता चलता है कि इंडिया में लगभग 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ रेनफॉल होती है, लेकिन इसमें लार्ज पार्ट जो होता है बेसिकली वो ईस्ट में होता है, ठीक है। मोर ओवर मोस्ट ऑफ द रेन इज रिसीव विद इन 100 आवर्स ऑफ टॉरेंशियल डाउनपोर, मेकिंग वाटर स्टोरेज एंड इरीगेशन क्रिटिकल फॉर एग्रीकल्चर। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा वाटर में एग्रीकल्चर में वाटर यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू चाइना। उसके बाद भी चाइना की प्रोडक्टिविटी हमसे 2 और 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो देयर पर यूनिट लैंड प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स मोर। मतलब चाइना हमसे कम पानी यूज़ कर रहा है इरीगेशन में, उसके बाद भी उनकी प्रोडक्टिविटी हमसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रखा है। अब ऑथर ने बोला वाई आर फार्मर्स फ्रॉम दीज रीजन्स स्टिल इंसिस्टिंग ऑन कंटिन्यूइंग विद द वीट राइस साइकिल। ये जो पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी के लोग हैं ये अभी भी वीट राइस साइकिल से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो फैक्ट ये है कि एग्रीकल्चर रिसर्च ने कभी उनको अल्टरनेटिव प्रोवाइड ही नहीं किया, मतलब उनको इक्वली रिम्यूनरेटिव क्रॉप्स या और भी मिली ही नहीं कोई, क्योंकि वीट और राइस तो एक्सेप्शनली हाई यील्डिंग क्रॉप्स होती हैं। और तीसरा होता है हाइब्रिड मेज, ठीक है। इनमें थोड़ा एग्रीकल्चर रिसर्च हो रखा था तो उसकी वजह से जो इनकी यील्ड है वो ज़्यादा होती है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, साथ ही साथ में ये रेजिस्टेंट होते हैं टू द पेस्ट एंड पैथोजेंस। इसकी वजह से इनको स्टेबल हाई यील्ड से आज तक बने हुए हैं। मेज़ को ये मान सकते हैं कि रिप्लेसमेंट है राइस के लिए, लेकिन बेसिकली इंडिया में मेज़ को यूज़ किया जाता है एज अ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री फीड। अब ड्यू टू लो परचेसिंग पावर अमंग्स द पुअर द डिमांड फॉर मेज इज नॉट एज एक्सटेंसिव इन इंडिया एज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड ईस्ट। और इंडिया में उसकी इतनी डिमांड भी नहीं है। तो ऑथर ने बोला है बेसिकली इन क्रॉप्स में
जो इसके अलावा जो कोर्स ग्रेन की बात करते हैं कि फार्मर्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, मिलेट्स लगानी चाहिए, सॉर्गम लगाना चाहिए, तो वो नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें R&D ही नहीं हुआ। R&D का इतना ज़्यादा डेफिसिट है कि वो अगर लगाएंगे भी तो लो यील्ड मिलेगी, लो यील्ड मिलेगा, पेस्ट और पैथोजेंस भी काफ़ी क्रॉप लॉस कर देते हैं, तो ये दिक्कत है। तो ऑथर ने बोला अब अगर हम पल्सेस और ऑयल सीड्स की तरफ जाएँ तो हमने लगभग 76,000 वर्थ करोड़ ऑफ एडिबल ऑयल्स इंपोर्ट किया था। 3 ऑयल सीड्स क्रॉप्स हैं जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उगाई जाती हैं, जो कि है मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्राउंडनट। तो सोयाबीन और ग्राउंडनट लेग्यूम क्रॉप्स और नाइट्रोजन भी फिक्स करते हैं। तो ऑल 3 क्रॉप्स बस एडिबल ऑयल से नहीं प्रोवाइड करते बल्कि एक प्रोटीन रिच सीड भी प्रोवाइड करते हैं और सीड मील फॉर लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। अनफॉर्चुनेटली ईल्ड ऑफ द 3 क्रॉप्स, लेकिन इन तीनों क्रॉप्स की ईल्ड मस्टर्ड, सोयाबीन और ग्राउंडनट की भी बहुत टाइम से स्टैगनेंट हो रखी है। Even if we grow these crops in Punjab, Haryana, Western UP, diseases and pests tend to negatively impact any yield grains. अगर हम इन क्रॉप्स को पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में लगाना शुरू भी कर दें, उसके बाद भी हम देखेंगे डिजीजेज और पेस्ट की वजह से इनकी यील्ड्स कम ही होती जाएगी। तो पेस्ट एंड पैथोजेंस कैन बी बेस्ट टैकल्ड बाय एग्रोकेमिकल्स और बाय जेनेटिक इंटरवेंशंस। ठीक है, हम जो पेस्टिसाइड कंजम्पशन है वो धीरे धीरे बढ़ता ही हो जा रहा है, लेकिन इंडिया उसमें एक ऐसा कंट्री जो कि बहुत कम पेस्टिसाइड यूज़ करता है। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लोएस्ट यूजर्स ऑफ पेस्टिसाइड। तो इंडिया पेस्टिसाइड भी लोअर यूज़ कर रहा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी तो वैसे भी नहीं बढ़ पाएगी अगर वो अपनी क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई कर देगा, क्योंकि वो इतने पेस्टिसाइड भी यूज़ नहीं कर रहे, तो पैथोजेंस के उसके लिए प्रोन तो रहते ही हैं क्रॉप्स। ठीक है, तो इंडिया में लगभग 0.36 ऑथर ने डेटा कोट किया है कि कैसे इंडिया में पेस्टिसाइड कम यूज़ हो रहे हैं। तो बेसिकली ऑथर ने बोला इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन जनरल आर लो। ओवर द लास्ट 20 years इंडिया हैज़ बीन स्पेंडिंग बिटवीन 0.7 to 0.8% ऑफ इट्स GDP। मतलब हम अपने GDP का वे बिलो 1% खर्च कर रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें डेवलपिंग कंट्रीज और एशिया के रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज में, तो वो बेसिकली इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर। देयर आर स्ट्रक्चरल इशूज़ लाइक लैक ऑफ कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ पॉलिसी क्लैरिटी। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चरल इशूज़ भी हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज उतना कॉम्पिटेंट नहीं है, पॉलिसी क्लैरिटी की दिक्कत है। लेकिन बिगेस्ट इम्पेडिमेंट एग्रीकल्चर R&D का यही है कि हमें खर्च करना चाहिए एग्रीकल्चर R&D में। ये जो सेंट्रल विस्ता का जजमेंट है, यहाँ पर कुछ चीज़ें बोली गई हैं। Respect for environmental and heritage norms are the salience of consultative process. Indeed, as Justice writing for himself in Justice points out, the challenge was premised on high principles of democracy and not limited to mere infringement of statutory provisions. और बेसिकली उनका ये कहना है जो भी प्रोसेस होना चाहिए वो पार्टिसिपेटिव होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। इकोलॉजी बहुत ही रिकरिंग कंसर्न है, उन्होंने ये बोला है, जो कि डिसेंटिंग नोट दे रहे थे जो जज, उन्होंने अपने फेलो जज की वो क्रेडिबिलिटी तो हेल्ड किया कि हाँ गवर्नमेंट को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल चुके इस प्रोजेक्ट पे, पर उन्होंने बोला पब्लिक कंसल्टेशन इज़ नॉट अ मेयर फॉर्मेलिटी। अगर आपको पब्लिक कंसल्टेशन करना है तो आप उनको पूरा पर्टिकुलर टाइम तो कि अच्छे से पब्लिक कंसल्टेशन हो पाए, क्योंकि पब्लिक कंसल्टेशन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, जो डिसीजन लोगों की लाइफ्स को इफेक्ट कर रहे हैं मस्ट फैक्टर इन देयर कंसर्न्स। ही रिटर्न्स टू द थीम व्हाइल रेफरिंग टू हेरिटेज रिलेटेड कंसर्न्स। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने ये बोला कि प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और पब्लिक कंसल्टेशन अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेल होनी चाहिए। अभी हम ये पढ़ेंगे नॉट बाय डिजिटल अलोन। तो बेसिकली ऑथर ने बोला है कि डिजिटल सिस्टम आ गया तो उसकी वजह से ये नहीं कि सारी प्रॉब्लम्स ही दूर हो गई, नहीं। जैसे इंटरनेट बैंकिंग में भी हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गया है, फिंगर टिप ऑफ कस्टमर्स से सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, आप कुछ भी अवेल करा सकते हैं। पर अगर आप सोचो कि किसी इंसान को माइल्स ट्रैवल करने पड़ रहे हैं अपना एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो यही सच्चाई है बहुत सारी जो विलेज में पॉपुलेशन रहती है उसकी। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव एक टेक्नोलॉजी इंड्यूस स्टेप इन इम्प्रूविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन अमंग अदर स्टेटेड गोल। तो DBT बेसिकली इनिशिएटिव लिया गया था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे बढ़ाया जाए और जो लीकेज होते हैं वो कैसे कम किया जाए। तो ऑल्दो DBT हैज़ बीन ऑपरेशन सिंस 2011 और इसको 2015 से आधार के साथ भी लिंक कर दिया गया, तो आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम्स। जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम से बेनिफिट आते हैं वो डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में आते हैं। तो वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम सच एस मैटरनिटी एंटाइटलमेंट्स, स्टूडेंट स्कॉलरशिप, वेजेस फॉर मनरेगा वर्कर्स फॉल अंडर द DBT इनिशिएटिव वेयर मनी इज ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव बेनिफिशियरीज। लेकिन बेसिकली जो बेनिफिशियरीज हैं उनको इन मनी को एक्सेस करने में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आते हैं। बेसिकली इनको ऑथर ने रेफर किया एज द लास्ट माइल चैलेंजेस। मतलब आपके अकाउंट में पैसे आ भी गए तो आपको कितना उनको निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। To deal with this, banking kiosks known as customer service points and banking correspondents were promoted. These are private individuals who offer services through the Aadhaar-enabled payment system. ठीक है, अब इसके अलावा workers have little clue about where their wages have been credited and what to do when their payments get rejected. तो उन्हें ये भी नहीं पता होता कि उनके wages कहाँ पे क्रेडिट किए गए हैं और उनको क्या करना पड़ेगा अगर उनके पेमेंट्स रिजेक्ट कर दिए गए, मेनली ड्यू टू टेक्निकल रीजन, जैसे कि इनकरेक्ट अकाउंट नंबर हो या फिर इनकरेक्ट आधार मैपिंग हो।
तो कुछ अटेंशन कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने दी है मनरेगा के अगर कभी पेमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखती है हमें, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम नहीं दिखता है कि डीबीटी नहीं हुआ तो उसका वो कहाँ जाए, वो बेनिफिशियरी वो वर्कर कहाँ जाए, उसके बारे में कुछ नहीं पता है। Lack of adequate checks and balances, absence of any accountability framework for payment intermediaries, and a hurried rollout of this technical juggernaut have me put the already vulnerable at high risk of being duped. तो बेसिकली इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो ड्यूपिंग का रिस्क है मतलब वो बहुत बढ़ गया। जैसे कि हमने देखा था झारखंड स्कॉलरशिप स्कैम, उसमें कितने सारे बच्चों की स्कॉलरशिप ड्यूप की गई थी, किसी और के अकाउंट में डाल दी गई थी, तो फिर मैनी पुअर स्टूडेंट्स वर डिप्राइव्ड ऑफ द स्कॉलरशिप्स। तो उन्होंने बेसिकली मिडिल मैन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उन्होंने बेसिकली एक नेक्सस बना दिया था और इनको डिजिटली इंड्यूस्ड एक्सक्लूजन किया गया है। ठीक है, डीबीटी सब हो रहा है पर किसी और के अकाउंट्स में हो रहे हैं। हम आगे चलते हैं। द ओनली वे फॉर रूरल बैंक यूजर्स टू कीप ट्रैक ऑफ द फाइनेंसेस इज थ्रू देयर बैंक पासबुक्स। अब जो गांव के लोग हैं वो बेसिकली कैसे अपना फाइनेंस का ध्यान रख सकते हैं, तो वो कोई इंटरनेट बैंकिंग तो ज़्यादा यूज़ करते नहीं, तो वो पासबुक्स, लेकिन देखा जाता है कि बहुत बार उन्हें पासबुक जो अपडेट करने की फैसिलिटी है वो भी डिनाई कर दी जाती है। और हमारे बैंकिंग सिस्टम कितना कम है ये हमें देखने को मिलता है। देयर जस्ट 14.6 बैंक ब्रांचेस पर 1 लाख एडल्ट्स इन इंडिया। 1 लाख एडल्ट के लिए सिर्फ 14.6 बैंक ब्रांचेस है। और अगर हम रूरल एरिया में जाएँ तो ये और भी ज़्यादा स्पार्सर है। तो हम देख रहे हैं हार्डशिप ऑफ एक्सेस, मोस्ट वर्कर्स प्रेफर टू ट्रांजेक्ट एट द बैंक्स। तो ज़्यादातर वर्कर्स अगर बैंक्स में जाते हैं तो उन्हें लाइन लगानी पड़ती है। तो while we await the days when rights of the marginalized attain primacy over technological quick fixes, returning to basics might prove valuable. Right to work also includes the right to access your own money in a timely and transparent manner. तो ऑथर ने बोला बेसिकली जो राइट टू वर्क है उसका मतलब ये भी होता है कि जो आपके मनी है वो भी आप टाइमली और ट्रांसपेरेंट मैनर में एक्सेस कर सको। तो इन राइट्स को वो प्रोटेक्ट किया जा सकता है कैसे, एक ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस बनाया जाए, अकाउंटेबिलिटी नॉर्म सेट किए जाएँ सारे पेमेंट इंटरमीडिएरीज एंड मिडिल मैन से ताकि वे नेक्सस ना बना पाए, और एक टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन करना चाहिए ताकि एक गवर्नेंस का फ्रेमवर्क हो सके और ये जो मार्जिनलाइज पीपल है उनको अपने राइट्स और अच्छे से मिल सकें। हम आगे चलते हैं। एक यहाँ पे इथोपिया एक डैम बना रहा है जिसका नाम है द ग्रैंड वनासा डैम, विल बी अफ्रीकाज बिगेस्ट एट 145 मीटर्स टॉल। ठीक है, तो ये आपको डैम के बारे में पता होना चाहिए। इथोपिया बेसिकली इसलिए बना रहा है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी सिक्योर कर पाए अपने लोगों के लिए और जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसको अच्छे से ग्रो कर पाए। लेकिन सूडान और इजिप्ट इसका वो कर रहे हैं, उनका बेसिकली ये मानना है कि वाटर फ्लो इससे इम्पैक्ट हो जाएगा, लेकिन इथोपिया ये कह रहा है कि ऐसा वाटर फ्लो इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी वो इसका अपोज कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली सऊदी अरेबिया ने कतर के साथ अपनी जो टाइज है वो वापस से सही करने की बात की है। सऊदी अरेबिया ने कतर को लगभग 3 साल पहले बॉयकॉट ऐसे कर दिया था, मतलब उनके साथ लैंड एयर मैरीटाइम स्पेस ये सब यूज़ नहीं कर सकता था कतर उनका, तो कतर की सारी फ्लाइट्स ईरान के थ्रू जाती थी। तो इन 2017 Saudi Arabia, the UAE, Bahrain and Egypt several severe diplomatic trade and travel ties with Qatar over allegations Doha supports terrorism. तो बेसिकली उन्होंने ये चार्ज लगाए थे जो कतर वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है। While the Saudi decision to end the embargo marks a milestone, तो बेसिकली सऊदी ने डिसीजन लिया है कि वो ये जो एम्बार्गो है उसको एंड कर रहे हैं और इसको बेसिकली इसको किसने ब्रोकर किया, तो यूएस ऑफिशियल ने इसको ब्रोकर किया है। तो यूएस के चलते अब कतर और सऊदी अरेबिया जो हैं वो वापस से सही उनके रिलेशंस हो रहे हैं। अब ये एक सेंसस साउथ कोरिया के पॉपुलेशन सेंसस से पता चला कि उनकी पॉपुलेशन पहली बार डिक्लाइन हुई है। उसके रीजंस बताए गए क्यों डिक्लाइन हुई है। फॉर ईयर्स पॉपुलेशन एक्सपर्ट्स हैव वार्न्ड द डेमोग्राफिक ट्रेंड्स इन साउथ कोरिया लाइक दोज इन जापान शो डिक्लाइनिंग ग्रोथ। तो पहला इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो लेबर फोर्स है वो रिप्लेस नहीं हो पाएगा, तो बैड सिग्नल फॉर रिप्लेनिशिंग द लेबर फोर्स एंड केयरिंग फॉर रिटायरीज। एंड अब जब लेबर फोर्स रिप्लेनिश नहीं हो पाएगा, आपके बूढ़े लोग ज़्यादा बढ़ेंगे तो उनकी केयर करने के लिए पॉपुलेशन कम बचेगी, तो लार्जर शेयर हो जाएगा ओल्ड पीपल का। उसके अलावा अमर द रेपिडली डिक्लाइनिंग बर्थ रेट द गवर्नमेंट नीड्स टू अंडरटेक फंडामेंटल चेंजेस टू इट्स रेलेवेंट पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि वो जो उसकी रेलेवेंट पॉलिसी है उसमें कुछ फंडामेंटल चेंजेस करेगी। तो ऐसा है क्यों, जो वहाँ का पेंडेमिक के बाद और भी ये एग्जर्ट होने वाला है, क्योंकि अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द नेशंस मैरिज एंड बर्थ रेट लीडिंग टू एन एक्सेलरेशन ऑफ एजिंग इन द पॉपुलेशन। तो बेसिकली ऑथर ने ये गवर्नमेंट ने ये बोला कि वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी कपल्स को ताकि वो और ज़्यादा बच्चे करें। बट अ ग्रोइंग नंबर ऑफ यंग साउथ कोरियंस आर स्टिल चूजिंग टू रिमेन सिंगल। लेकिन उसके बाद भी देखा जा रहा है जो साउथ कोरियंस है वो सिंगल रहने को ही चूज़ करें। क्यों, उन्हें लगता है अगर वो शादी करते भी तो वो बहुत लेटर शादी करते हैं अपनी लाइफ में, और करते भी हैं तो एक है कोई भी बच्चे नहीं करते हैं। तो दैट ट्रेंड इज रूटेड इन एन इकोनॉमिक डाउनटर्न दैट हैज डिस्प्रोपोर्शनलिटी अफेक्टेड साउथ कोरियाज यंग एडल्ट्स। तो इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से जो वहाँ के यंग एडल्ट्स हैं उन्हें लगता है कि बहुत अनअफोर्डेबल हाउसिंग हो गई है, बहुत राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ऐसे में बच्चे करना फिर उनको भी सेम इन्वायरमेंट में डालना इज़ नॉट अ गुड थिंग।
तो दे हैव नो कॉन्फिडेंस दैट द लाइफ विल गेट बेटर इन द फ्यूचर। तो वहाँ जो यंग यूथ है उसको नहीं लगता कि उसकी लाइफ बेटर होने वाली है, तो इसलिए वो बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने बोला कि $274 देगी फॉर एवरी न्यू बॉर्न अप टू द एज ऑफ 1। इसके अलावा दे इंक्लूड राइजिंग अपोजिशन अमंग विमेन। विमेन में भी राइजिंग अपोजिशन है कि वो बच्चे नहीं करना चाहती हैं क्योंकि वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसको चैलेंज करना चाहती है। तो मोर विमेन इन साउथ कोरिया रेबेलिंग अगेंस्ट द कंट्रीज डीपली एम्बेडेड सेक्सिज्म एंड फोरगोइंग मैरिज एंड मदरहुड इन परस्यूट ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल करियर्स। तो वो बेसिकली अपना एजुकेशन और प्रोफेशनल करियर्स में ध्यान देना चाहती हैं और वो ऐसे पेट्रियार्कल माइंडसेट को काउंटर करना चाहती हैं। इन शॉर्ट, आवर कंट्री इज नॉट अ गुड प्लेस टू लिव इन, सो पासिंग डाउन द बर्डन टू आवर चिल्ड्रन इज नॉट प्रेफरेबल। तो उनका बेसिकली ये कहना हमारा कंट्री अच्छा नहीं है रहने के लिए और बेसिकली यही चीज़ हम अपने बच्चों को दें तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। हम आगे चलते हैं। इसमें एक पाइपलाइन बनाई जा रही है, गैस पाइपलाइन। वो कहाँ से बनाई जा रही है? कोची से लेकर मंगलुरु तक नेचुरल गैस पाइपलाइन, जो बेसिकली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वन नेशन वन गैस ग्रिड प्रोग्राम। तो उसी को बूस्ट करने के लिए किया जा रहा है, जिसमें गवर्नमेंट का टारगेट है कि 6.3% से लेकर 6.3% जो करंटली उसको 15% कर देना बाई 2030, जो नेचुरल गैस को बूस्ट करके। ठीक है, यहाँ पे आरबीआई की PIDF स्कीम है जो कि है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। बेसिकली जो भी पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सब्सिडाइज करना है Tier 3 से लेकर Tier 6 स्टेट्स में। ठीक है, जिसमें स्पेशल फोकस रहेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो आपको पता चलना चाहिए, पता होना चाहिए PIDF स्कीम किसकी, तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किसकी स्कीम है? आरबीआई की, ताकि डिजिटल पेमेंट्स बढ़े। और इसके अलावा लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, आपको ये पता होना चाहिए जो कंपनीज होती है अगर वो बाहर लोन लेती है बाहर की कंट्रीज में, तो उनको एक नंबर लेना पड़ता है LEI, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ठीक है, तो आरबीआई हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम फॉर ऑल पेमेंट ट्रांजेक्शन्स ऑफ वैल्यू ₹50 करोड़। तो 50 करोड़ से बड़ा जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसमें कंपनी को LEI लेना पड़ेगा। ठीक है, I think that's it for today. Thank you and have a nice day. If you like the video, then please like, share and subscribe.